Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to continue the chapter 9, Pakistan Halal Standard, PS 373316. First is, what are halal and haram fruits of plant origin? All plant and plant products are halal except those which are intoxicating and poisonous ones such as opium, cocaine, wine and whiskey. तो आपने ये याद रखना है कि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन हमने पहले पढ़े थे इस्लामिक लॉज, और अब हम ये देख रहे हैं कि उनमें से कौन से लॉज जो हैं हमारे अपने पाकिस्तानी हलाल स्टैंडर्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं. डेफिनेटली ऑल के ऑल हैं, बट वी शुड नो ऑल दोज लॉज एंड देयर वर्डिंग्स. Opium is a drug, and cocaine is also a drug, and wine and whiskey are wines, alcohol. Microorganisms and microbial products. तो इसमें भी सबके सब microorganisms हलाल हैं except those जो intoxicating हो, poisonous हो या hazardous हो. तो उनके अलावा जितने भी microorganisms या उनकी growth हैं या उनके products हैं वो सब हलाल हैं. लेकिन इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो ऑन अ सबस्ट्रेट, जो भी फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो उसको कोई सबस्ट्रेट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, और वो सबस्ट्रेट कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. तो अगर वो सबस्ट्रेट हलाल है तो देन जो भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट होगा या माइक्रोब्स होंगे जो उसके ऊपर ग्रो कर रहे होंगे वो भी हलाल होंगे. लेकिन अगर माइक्रोब्स किसी हराम या निजिस चीज़ पे ग्रो कर रहे हैं तो देन वी कैन नॉट ईट देम. तो इस तरह से जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो कल्चर हुए हुए हैं हराम या निजिस मीडिया पे तो वो भी हमारे लिए हराम होंगे. तो कल्चर का मतलब यही है, ग्रोथ होना. उनकी जितने भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की अगर ग्रोथ हो रही है तो इसमें आप एग्जांपल इस तरह से देख लें, योगर्ट की देख लें और यीस्ट की देख लें. तो योगर्ट और यीस्ट ये दोनों माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारे लिए हलाल हैं. इसी तरह से माइक्रोबियल प्रोडक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट में मशरूम्स भी आ जाते हैं. तो मशरूम्स जो हैं वो हलाल हैं हमारे लिए एक्सेप्ट दोज मशरूम्स जो पॉइजनस होते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं या टॉक्सिक होते हैं. मशरूम्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. पाकिस्तान में जो है बहुत हाई क्वालिटी मशरूम्स उगाए जाते हैं और वो माउंटेनी एरिया में होते हैं, और वो अक्सर पाकिस्तान में आते भी नहीं हैं. सिर्फ जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं माउंटेनी एरिया में जहाँ पे होते हैं, वो सिर्फ उनकी डाइट में जाते हैं या फिर दे आर इम्पोर्टेड. तो मशरूम्स जो आपके ज़्यादातर खाए जाते हैं वो येलोइश वाइटिश कलर वाले, छोटे या बड़े, वो दोनों हम यूज़ करते हैं, हेड जिनके होते हैं. लेकिन दोज विच आर रेड या विच हैव वाइट स्पॉट्स या विच आर ब्लैक या अदर काइंड्स, तो डिफरेंट मशरूम्स हैं. कई पॉइजनस हैं, कई इंटॉक्सिकेटिंग है, उनको पी के आपको नशा आ जाता है, ठीक है, और कई मशरूम्स हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, वॉमिटिंग, डायरिया स्टार्ट हो जाता है. तो जो मशरूम्स हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, उनके अलावा बाकी सारी मशरूम स्पीशीज़ आर हलाल एंड दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. देन कम्स फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो इसमें आपके जो फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स हैं दूसरी सोर्सेज में से, वो सोर्सेज हम देख लेते हैं. सबसे पहले नेचुरल मिनरल एंड केमिकल्स. जितने भी नेचुरल मिनरल्स हैं या नेचुरल केमिकल्स हैं वो सब के सब हलाल हैं एक्सेप्ट ऑल दोज नेचुरल मिनरल्स एंड केमिकल्स जो पॉइजनस हों, इंटॉक्सिकेटिंग हों या टॉक्सिक हों. तो इसमें अक्सर ऐसा आ जाता है कि जैसे आपका स्प्रिंग लेक वाटर होता है, ठीक है, चश्मे का जो पानी होता है, जो जिसको हम सॉल्ट वाटर कह सकते हैं, ठीक है. तो ये जो आपका वाटर होता है ये भी, इसके अंदर भी मिनरल्स मिले होते हैं नेचुरली. चश्मे के जो मिनरल्स होते हैं वो मिले होते हैं और वो हमारे लिए हलाल है पीना. इसी तरह से आपके बेवरेजेस में आ जाते हैं सारी की सारी वाटर और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हलाल हैं एक्सेप्ट फॉर ऑल दोज बेवरेजेस जो कि पॉइजनस, इंटॉक्सिकेटिंग या
टॉक्सिक वंस हैं। तो उनके अलावा बाकी हर तरह की बेवरेज किसी भी टाइप की बनाई हो, किसी भी प्रोडक्ट की बनी हो, इट्स हलाल। सारी इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस हराम है, जैसे कि हर टाइप की वाइन, हर टाइप की बियर, हर टाइप की विस्की, ऑल दीज काइंड्स ऑफ अल्कोहल या जिनका ओरिजिन जिनमें अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल होता है, तो वो सब हमारे लिए हराम है। और इसके अलावा जो इथाइल अल्कोहल अगर ग्रेप से या डेट से डिराइव होता है, ऑल्दो द सोर्सेज आर हलाल, लेकिन क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है तो वो भी हमारे लिए हराम है। देन कम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसको हम GMO भी कहते हैं। तो हर तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आपके लिए हलाल हैं, एक्सेप्ट दोज जिनकी जेनेटिक मटेरियल डिराइव किया हुआ हराम सोर्सेज से। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये सबसे अच्छी एग्जांपल वाटरमेलन्स हैं। वाटरमेलन्स अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स बैक वाटरमेलन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये थ्रू द एवोल्यूशन प्रोसेस वाटरमेलन्स अब आए हैं, लेकिन अगर ओल्डर एजेस में देख लें तो वाटरमेलन्स ग्रो ही नहीं होते थे, और ये हमने जेनेटिकली ब्रीड करवा के मॉडिफाई किए हैं। जैसे आजकल हमेशा नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आपस में ब्रीडिंग कराई जा रही है, ठीक है। तो दो प्लांट्स को इकट्ठे उगा दिया जाता है और उनका जो फ्रूट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है उसकी इन सोर्सेज की वजह से हम जो है बेहतर कॉर्न प्रोड्यूस करने लगे हैं। पाकिस्तान में कॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी छल्ली बनने लगी है। दैट्स बिकॉज इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसको बेहतर किया गया है, उसके साइज़ बड़ा किया गया है। आजकल फिर आप देख सकते हैं फ्रूट के साइजेस कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। हमारे बचपन में इतना बड़ा फ्रूट नहीं होता था, लेकिन अब फ्रूट के साइजेस आर हैवी एंड बिग, तो वो भी ब्रीडिंग करा के डिफरेंट करके उनको बड़ा किया गया है। फिर ऑफ द सीज़न आपके फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या GMO फूड्स जो हैं, ये तो मैं आपकी काफ़ी नेचुरल एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। फिर इसी तरह से काफ़ी डाइवर्स और डिफरेंट आपके प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं जो कि GMOs हैं, ठीक है। तो उनमें लैब में जो है डिफरेंट तरीके से उनको बनाया जाता है, उनको स्ट्रक्चर किया जाता है। तो इस तरह के जितने भी फूड्स हैं, आजकल ट्रेंड इस तरफ चल रहा है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ हैवी डिबेट अबाउट GMOs की इधर दे शुड बी कंटिन्यूड और नॉट। तो GMOs जो हैं बेसिकली दे आर गुड फॉर यू। बेसिकली आप जो है अगर GMOs देखें तो आप ले सकते हैं, सिर्फ आपने उन GMOs को अवॉइड करना है जिनके बारे में सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जिनके बारे में बताया जाता है कि ये टॉक्सिक हैं या ओवर द टाइम इनको नहीं लेना चाहिए। या आप देखेंगे कि वो GMOs जो गलत पहले ही उन चीज़ों से बने हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, हैज़र्डस थी, तो वो GMOs जो हैं हराम भी हैं, और दूसरा बाकी कंज्यूमर्स के लिए भी कहा जाता है कि दे शुड अवॉइड दोज GMOs। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इसको कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की एग्जांपल एक कॉटन भी है। कॉटन जो है अब हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, दैट्स ऑल्सो बिकॉज इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड। देन कम्स फूड एडिटिव्स। तो फूड एडिटिव्स का हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, और उसे वही इस्लामिक लॉज जो हैं फूड एडिटिव्स के हमारे पाकिस्तानी लॉ में इनकॉर्पोरेट कराए हुए हैं। हर तरह के एडिटिव्स जो हैं हलाल हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज एडिटिव्स जो पॉइजनस, इंटॉक्सिकेटिंग या हैज़र्डस है। देन कम्स स्लॉटरिंग। तो जो स्लॉटरिंग है, अब उसके बारे में हम लॉज देख लेते हैं कि क्या लॉज हैं इस्लाम में, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमारे दो टाइप के स्लॉटर्स हैं, एक ज़बा और एक नहर। ज़बा जो है वो यही स्लॉटर है जो हमारे नॉर्मली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का स्लॉटर होता है, कि एनिमल की जो वेसल्स हैं जॉ बॉन और एडम्स एम्पल के बीच में, सब वो शॉर्ट नेक्ड एनिमल्स जिनकी उनकी वेसल्स काटी जाती हैं जॉ बोन और एडम्स एप्पल जो आपका ये जो उभरी हुई होती है मर्दों की जो बाहर निकली होती है ग्लैंड जो उसको कहते हैं, तो उसके दरमियान में कट लगाया जाता है शॉर्ट नेक्ड एनिमल्स के, जैसे कि शीप, काउज और गोट, ठीक है। ये आपका ज़बा है।
और जो नहर है वो जो आपके लॉन्ग नेक्ड एनिमल्स हैं उनकी वेसल्स काटी जाती हैं लोअर पार्ट ऑफ नेक में, जहाँ पर इंसानी हाथ रीच कर सके, और वो नियर द चेस्ट नेक में काटी जाती है। ज़बा में अपर साइड पे नेक की जो शुरू वाली साइड है जॉ बोन के साथ ही जॉ बोन के बिल्कुल नीचे काटा जाता है, और नहर में नेक की लोअर साइड चेस्ट के पास वाली जो साइड है वहाँ पे काटा जाता है। जैसे कि हमारे लॉन्ग नेक्ड एनिमल्स हैं कैमल एंड ऑस्ट्रिच, तो उनको नहर के ज़रिए से ज़बा किया जाता है। देन प्री स्लॉटरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनिमल्स। अब पाकिस्तानी लॉज में भी सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो एनिमल जिसको हमने स्लॉटर करना है वो हलाल होना चाहिए। देन कम्स कि जो सर्टिफिकेट है, अब जो हलाल एनिमल है उसको स्लॉटर करने से पहले एक सर्टिफाइड वेटरिनेरियन जो आपके एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, एक क्वालिफाइड वेटरिनेरियन की तरफ से सर्टिफिकेट आना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए। वो टेस्ट करके बताएगा कि जी द एनिमल इज़ हेल्दी, और वो फिर सर्टिफिकेट जारी करते हैं, इशू करते हैं, और वो रिकॉर्ड में चला जाता है। एंड देन दे आर एबल टू, जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं वो तब उनका स्लॉटर करते हैं उस एनिमल का। दिस इज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस में तो आ ही नहीं जाता। अगर आपका घर का अपना एनिमल है और आप उसको खुद काट रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बकरा ईद से पहले सब इस तरह से कर रहे होते हैं, बिकॉज एवरीबडी हु ओन्स देयर ओन एनिमल दे कैन कट देम देयर ओन वे। लेकिन ये बात हो रही है मार्केट में अवेलेबल जितने भी हमारा मीट प्रोड्यूस है, एनिमल प्रोड्यूस है, उसके बारे में बात हो रही है। Then comes animal, bird must be alive before slaughter and slaughtering process must not be torturous। तो एनिमल को पेन फील नहीं होनी चाहिए, एनिमल को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। विदाउट टॉर्चर किए जो एनिमल या बर्ड है उसको स्लॉटर करना है। और पहले एक रिक्वायरमेंट ये है कि इट मस्ट बी अलाइव, नेचुरल कॉजेज से उसकी डेथ ना हो गई हो। देन जितने भी एनिमल्स स्लॉटर से पहले उनको अगर फीड किया जाता है तो वो एनिमल्स आर अलाउड। दिस इज़ अ लॉ एंड एनीबडी कैन सू द प्रोडक्शन कंपनीज अगर आपको पता चले कि द एनिमल इज़ बीइंग ट्रीटेड इल ट्रीटेड। तो उसमें यही होता है कि वैसे भी मैन्युफैक्चरर्स उनको पता होता है कि अगर एनिमल पुअर हो, वीक हो तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो खुद भी ख्याल करते हैं। लेकिन ये जो है इम्प्लिकेट भी कराया गया है कि एनिमल के साथ कोई ज़्यादती ना हो, एनिमल के साथ जो ह्यूमनली ट्रीट किया जाए। तो एनिमल्स को पहले से फीड कराया गया हो, पानी पिलाया हो, तब उसको स्लॉटर करना की इजाज़त है। नाउ जितने भी लॉज पाकिस्तान में एनिमल वेलफेयर के लॉज हैं, और वो लॉज ये हैं कि एनिमल या बर्ड जो है उसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हैंडलिंग प्रॉपर में यह आ जाता है कि उसका स्ट्रेस, पेन या फियर मिनिमाइज़ किया जाए। और हम वो डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके से कि एनिमल के सामने जो है दूसरा एनिमल ना ज़िबा हो, एनिमल के सामने छुरी ना तेज़ की जाए, और एनिमल को बग़ैर घसीटे या बग़ैर वेट कराए जो है उसको प्रॉपरली हैंडल करके विदाउट एनी पेन, खींचा तानी किए बगैर आपने स्लॉटर करना है। प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए। जितने भी फार्मिंग हाउसेज हैं, स्लॉटरिंग हाउसेज हैं, या वो जितने भी कैटल्स हैं जो कि रखी होती हैं फॉर द फार्मिंग एंड स्लॉटरिंग पर्पसेस, तो उनकी प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए। जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे मुर्गियों की प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए। तो हेल्थ केयर का सिस्टम का मतलब ये है कि कोई बीमारी आए तो उनको रोक दिया जाए, बीमार वाली मुर्गी को स्लॉटर ना किया जाए, और बीमारी क्यों आए तो वो देखा जाए, प्रॉपर इन्वायरमेंट दी जाए जिसके अंदर प्रॉपरली वो उनकी केयर हो सके, ग्रो कर सकें, उनको प्रॉपर जितने भी प्रोटेक्टिव इंजेक्शन या मेडिसिन हैं वो दी जाएँ। तो इस तरीके से। और दूसरी बात ये कि शेड इस तरह के हों जिनमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, गर्मी ना हो, एनिमल के पास स्पेस हो खड़ी होने की, बहुत सारा कंजस्टेड एक ही जगह पे एनिमल्स को कंजस्टेड ना किया जाए। ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एंड देन कम्स थॉटफुल कंसिड्रेशन टू स्पीशीज़ रिलेटेड बिहेवियर। मतलब ये है कि हर एनिमल जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, और हर एनिमल की डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकती हूँ कि जो कैट्स हैं, कैट्स
and dogs, they are totally two different kinds of pets. People always associate them with one kind, either they are a dog person or either they are a cat person. Cats are lazy. Cats will not like to be petted unless and until they want the owner टू पेट देम. और दूसरा क्या कहते हैं, कैट्स जो हैं खुश आमदी नहीं होती. कैट्स जो हैं दे आर नॉट एज लॉयल एज द डॉग्स. और डॉग्स फ्रेंडली होते हैं. दे विल प्ले विद यू, दे वांट यू टू प्ले विद देम, while on the other hand cats will not play with you but they will show you their love in their own way. तो आपको पता है कि कैट्स और डॉग्स के बिहेवियर्स कितने डिफरेंट होते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, तो उस हिसाब से ही हमने हर एनिमल को ट्रीट करना है. इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि गोट्स और काउस अगर घर पे या कम लोगों के दरमियान हो या किसी फैमिली की ओन्ड हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि दे लव देयर ओनर्स और वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं अपने ओनर्स से और दे डोंट लाइक टू बी लेफ्ट अलोन. तो अगर वो बेच दी जाती हैं और अगर देयर इज़ अ न्यू ओनर और वो उनको छोड़ देते हैं अलग विदाउट एनी एनिमल्स या विदाउट एनी पर्सन, और तो दे विल डाई ऑफ सैडनेस. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स के एनिमल्स के साथ प्रॉपर उन्हीं की स्पीशीज़ के मुताबिक सलूक किया जाए. देन कम्स जितने भी एनिमल्स या बर्ड्स अगर उनको लॉन्ग जर्नी में ले जाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन होती है, अक्सर लाहौर से कराची एनिमल्स जाते हैं, सिंध से पंजाब आते हैं, तो फिर इसमें आपने ये देखना होता है कि रास्ते में आप उनको खाना पानी दें, क्योंकि जिस तरह से इंसानों को भूख लगती है वैसे ही जानवरों को भूख लगती है, तो ये उनका हक होता है. और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा सफ़र से ला के आप उनको सीधा स्लॉटर करते हैं तो ये भी गलत है. First you must let them rest, you must feed them, you must give them water to drink, और उसके बाद प्रॉपर रिस्टोरेशन के बाद, उनके रेस्ट के बाद देन यू शुड स्लॉटर देम. और इसी तरीके से और अगर आप ऐसा करेंगे तो मीट भी ज़्यादा टेस्टी होगा. नाउ द इम्प्लीकेशंस एंड कंसिडरेशंस फॉर द स्लॉटरर. जो स्लॉटरर है, पहली इम्प्लीकेशन ये है कि उसको मुसलमान होना चाहिए. दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि वो तस्मीह पढ़े, अल्लाह का नाम पढ़े स्लॉटर करते हुए. तीसरी इम्प्लीकेशन ये है कि जो स्लॉटरर है वो मेंटली सेन होना चाहिए, और मेंटली सेन और साउंड होना चाहिए. और उसमें ये भी चीज़ आती है कि एडल्ट होना चाहिए, बच्चे नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और दूसरा इसमें ये भी आता है कि उसको प्रॉपर इस्लामिक लॉज पता हो, स्लॉटरिंग कंडीशंस उसको पता हो कि किस तरीके से स्लॉटर करना है. फिर उसके अलावा जो स्लॉटरर है वो हाइजीनिक होना चाहिए, उसको हाइजीनिक लॉज पता हो, क्लीनली उसको पता हो कि स्लॉटर क्लीनली करना है, किस तरीके से ड्रेन होना चाहिए, उसके हाथ साफ हों, वो खुद क्लीन हो, सैनिटेशन कैसे करानी है, ब्लड कहाँ ड्रेन कराना है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं स्लॉटर की हैबिट में होनी चाहिए. देन कम्स स्लॉटरिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स. तो जितने भी स्लॉटरिंग लाइन्स हैं, टूल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, सबसे पहली बात तो ये कि वो क्लीन होने चाहिए. स्लॉटरिंग लाइन्स आपकी इस तरह से, आपकी जो स्लॉटरिंग लाइन्स होती हैं वो ये होती हैं जिनमें आपके एनिमल्स नॉर्मली एक बेल्ट में या हुक के अंदर से आ रहे होते हैं. तो जितनी भी आप, या फिर वो होता है कि एनिमल जब कट जाते हैं तो उनको जब हुक्स पे लटका देते हैं, तो जिस तरह की स्लॉटरिंग लाइन्स होती हैं जो या मशीन रिलेटेड होती हैं, या जो फैक्ट्री में जो एक प्रॉपर स्लॉटर हाउस फैक्ट्री होती है, तो वो जितने भी हैं आपकी वो क्लीन होनी चाहिए. और उसके अलावा उनको जो है हलाल पर्पस के लिए ही यूज़ करना चाहिए. और इसका मतलब ये भी है कि उनको जो है सिर्फ स्लॉटरिंग पर्पस के लिए अलग यूज़ करें. ये नहीं है कि उनसे बाकी चीज़ें भी करें. दिस इज़ बिकॉज कंटेमिनेशन ना हो. तो अगर एक उन यूटेंसिल से एनिमल स्लॉटर कर रहे हैं तो जस्ट कीप दैट यूटेंसिल क्लीन एंड कीप दैट ओनली फॉर द स्लॉटरिंग पर्पस. ये नहीं हो कि आप उसी से खाना पकाएं, तो कंटेमिनेशन हो सकती है. और दूसरा जो स्लॉटरिंग नाइफ है वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए. सही तेज़ हमेशा एक तरीका है कि चाहे आपके पास नाइफ तेज़ हो, लेकिन हमेशा स्लॉटरिंग से पहले उसको आप तेज़ करें फिर स्लॉटर करें, क्योंकि नाइफ अगर तेज़ हो तो विदाउट एनी
डिफ़िकल्टीज़ विद या विदाउट 2 या 3 ट्राइज़ के बजाय सिर्फ एक ही स्ट्रोक में नेक कट जाती है और विद इन 15 सेकेंड्स ब्लड ड्रेन हो जाता है। लेकिन अगर आपकी नाइफ तेज़ नहीं होती तो एनिमल को भी पेन फील होती है और एनिमल इज़ अवेयर ऑफ इट, एनिमल अनकॉन्शियस नहीं होता, तो अनकॉन्शियस लेट होता है तो उसको पता होता है। और दूसरी बात ये कि स्लॉटरिंग करते हुए आपका भी बहुत ज़्यादा वेट लगता है, तो जो उसका इसकी जो स्लॉटरिंग है वो एज से होनी चाहिए, वेट से नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि भारी और बड़ी नाइफ हो, ये ज़रूरी है कि उसकी विड्थ ज़्यादा हो और दूसरा उसका जो एज है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो। अब स्लॉटरिंग प्लेस के बारे में कुछ कंसिडरेशंस हैं, उनमें आ जाता है कि जो लैंडिंग एरिया है वो इनफ होना चाहिए कि कन्वीनियंट हेल्थ चेकअप्स अलाउ कर सके। इसका मतलब ये है कि जो स्लॉटर हाउस है या जो फार्म है वहाँ पे जो है एक प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए, या लैंडिंग एरिया होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि ईजिली जाके उनके हेल्थ चेकअप्स कर सकें। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर पेन्स में वो बंद होते हैं तो वो पेन से बाहर निकल के कोई उनके पास रोम अराउंड जगह होनी चाहिए। देन कम्स स्लॉटरिंग एरिया। तो जो स्लॉटरिंग एरिया जहाँ पे रख के एनिमल को आपने स्लॉटर करना है वो मोस्ट प्रोबेबली इट्स बेटर कि वो किबला की तरफ फेस कर रहा हो और उसके अंदर नॉकिंग या कंट्रोलिंग बॉक्स हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिकली या मैन्युअली ऑपरेटेड रोलर चेन सिस्टम हो। तो जो नॉकिंग या कंट्रोलिंग बॉक्स होता है वो इस तरह से होता है, एक रिस्ट्रेनिंग बॉक्स होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर हम एनिमल को रिस्ट्रेन करते हैं ताकि एनिमल भागे ना, और फिर वहीं से वो रिस्ट्रेंड होता है तो उनका वो स्लॉटर कर देते हैं और एक एक करके इस तरह से एनिमल आता जाता है। और आपका जो इलेक्ट्रिकली या मैनुअली ऑपरेटेड रूलर चेन सिस्टम है वो इस तरह से होता है, या फिर हुक लाइन सिस्टम होता है, जैसे हुक्स पे आ रहे होते हैं। सिंपल ये है कि आपका जो है बेल्ट जो है एक तरह से रोल होती रहती है। देन ऑटोमेटिक मूवेबल और मैनुअली ऑपरेटेड ड्रिल सिस्टम इक्विप्ड विद रोलर चेन सीक्वेंसेस विच सीक्वेंसेस फ्लो ऑफ वर्क। तो इस तरह से आपकी जैसे चेन है, ठीक है, इस तरह से आपका एनिमल या स्लॉटेड एनिमल या उसके जो सेक्शंस है वो आगे पास ऑन होते रहते हैं ताकि आपके लिए इजीली जो है उसको उसके ऊपर काम करना आसान हो जाए। ठीक है, स्लॉटर कर रहे हैं, स्लॉटर करके आगे आ रहा है, आगे आके डिफरेंट ड्रेन हो रहा है, तो ड्रेन जो हो रहा है वो हुक के ऊपर हो रहा है, वहाँ से वो उतारते जाते हैं, फिर उसके बाद खाल उतरती है। तो जो भी जितना काम होता है तो उस तरह से वो सेक्शनली ईजीली हो जाए। फिर लोडिंग एरियाज़ होने एनिमल के लिए लोडिंग एरियाज़ होने चाहिए कि जहाँ पे उनको रखा जा रहा है। उसके अलावा वेइंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि पता चले कि एनिमल्स का जो है प्रॉपर उनकी एज या उनकी स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली उतना वेट है कि नहीं है। सूटेबल कार्कस वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और कार्कस वॉशिंग के जो भी आपका जो आपने स्लॉटर कर लिया, मीट निकल गया, तो बाकी क्लीन करके जो आपने मीट बनाना है उसके लिए जो है वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए और वो एक प्रॉपर जगह हो, और साथ में जो पानी की सप्लाई है वो आपकी जो है प्रॉपर विद प्रेशर पानी की सप्लाई होनी चाहिए कि प्रेशर से सारा का सारा निकल जाता है, जितना भी अनयूजनेबल डिस्गस्टिंग चीज़ या जितने भी वो पार्ट्स होते हैं दैट शुड बी क्लीन। तो प्रेशर के साथ, वाटर के प्रेशर की वजह से इट्स ऑल क्लीनड अप, आपको हाथों से क्लीन नहीं करना पड़ता। दूसरा, हॉट वाटर टैप होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स होने चाहिए और फोटो सेल ऑपरेटेड टैप्स होने चाहिए। ये इसलिए है कि आप अपने आप को क्लीन कर सकें, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स से आप अपने हाथ वॉश कर सकें, और फोटो सेल ऑपरेटेड टैप्स होते हैं ऑटोमेटिक टैप्स कि जैसे ही आप उसके नीचे अपना हाथ रखते हैं तो वो खुद ही पानी चलना शुरू हो जाता है। ये इसलिए ताकि टैप्स को आप हाथ लगा के गंदा ना करें और आपको टैप को हाथ नहीं लगाना पड़े और सीधा आपके हाथों पे पानी आ जाए और आप सीधा क्लीन हो जाए। और दूसरा, जितने भी डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक लिक्विड्स हैं ये सब परमिटेड हैं, हर तरह का एंटीसेप्टिक लिक्विड या डिसइंफेक्टेंट परमिटेड है यूज़ करने के लिए। सो दिस इज इट फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इंशाल्लाह अगेन द सेम टॉपिक tomorrow.